घुसपैठिया डोगा। दुनिया के हर समाज में कत्ल की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। फिर यहाँ पर तो कत्लेआम हुआ है, और यह कत्लेआम करने वाले हत्यारे हैं वे घुसपैठिए, जो अपने घर की सरहद को पार करके दूसरे के घर में घुस आए हैं। हाँ, मैं उन्हें हत्यारा कहूँगा, क्योंकि किसी के घर में घुसकर किसी को मारा जाए तो वो हत्या होती है। और ऐसे हत्यारों की खोपड़ियों के ताले खोलने के लिए डोगा के पास गोली नाम की चाबी है। घाटी दुश्मन की एक चीख से गूंज उठी। ठहरो डोगा, इस प्रकार जान हथेली पर रखकर आगे मत बढ़ो। दुश्मन ऊपर है और हम नीचे। वो आसानी से तुम्हें अपनी गोलियों का शिकार बना सकते हैं। कौन कहता है कि दुश्मन ऊपर है? ऊपर खुदा है और नीचे मेरी धरती माँ। चलाने दो उन्हें जितनी चाहे गोलियां। दुश्मन की चलाई हर गोली मेरी धरती माँ अपने आंचल में समेट लेगी। डोगा के कदमों को मामूली लोहे के टुकड़े कभी नहीं रोक सकते। रोको, रोको इसे, ये पागल हो गया है। उफ, गोलियों के बीच ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे दिवाली के पटाखे छूट रहे हों। कायरो, छिपकर घुसपैठ करते हो, छिपकर वार करते हो, घोंपते हो पीठ पे छुरा और कहते हो खुद को फौजी। अरे हिम्मत है तो मर्द की तरह मेरी तरह सीना तान कर आगे बढ़ो। मेरी तरह छाती ठोक कर दुश्मनों में घुसपैठ करो। मेरी तरह छाती पर वार करो। गोलियों के से डर कर छिपे हो तो काहे के फौजी हो? अरे भाड़ों के टट्टुओं, घुसपैठ की है तो फौलाद का सीना भी रखो। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम घुसपैठिए नहीं, घातिए हो। घात लगाकर वार करने वाले कायर, जिनके शरीर की डोका धज्जियां उड़ा देगा। आज देश की नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया तुमने, अपनी जिंदगी की नियंत्रण रेखा पार कर आए हो तुम लोग। ठीक यही वो पल था जबकि ऊपर से आई सैकड़ों गोलियों का लोहा डोगा के शरीर में पैबस्त होता चला गया। तो डोगा तब भी घायल शेर की मानी दहाड़ पड़ा। डोगा डोगा की लाश बिछाने के लिए तुम्हारा सारा लोहा भी कम पड़ेगा हत्यारों। कटे वृक्ष सा गिरा डोगा। दुश्मन ने गोलियां चलाना बंद कर दिया है, यानी कि उसके पास जितना लोहा था वो सब उसने मेरे शरीर में भर दिया। जाओ, दुश्मनों को मार भगाओ। वंदे मातरम। डोगा, डोगा उठो डोगा। वंदे मातरम। क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो सूरज। हाँ, उफ। अदरक चाचा, आप जरूर कोई बुरा सपना देख रहे थे सूरज। सांस तेज थी सूरज की और जिस्म पसीने से लथपथ। हाँ अदरक चाचा, बुरा ही था वो सपना। मैंने देखा कि डोगा टाइगर हिल पर खड़ा है, जहाँ कई भारतीय सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं, और ये शव दुश्मनों के जुनून की दास्तान खुद कह रहे हैं। डोगा आगे बढ़ता है और दुश्मनों की लाशें सड़े फलों की तरह टपकने लगती हैं। उसके बाद दुश्मन अपनी सारी गोलियां डोगा पर बरसा देता है। डोगा लहूलुहान होकर ढेर हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है वंदे मातरम। अदरक चाचा, कारगिल और द्रास सेक्टरों में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करके न जाने हमारे कितने सैनिकों को शहीद किया है, और न जाने अभी कितने और शहीद होंगे। लेकिन ये हत्याएं डोगा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस स्वप्न ने आंखें खोल दी है डोगा की। डोगर कारगिल, द्रास और टाइगर हिल्स के मोर्चे पर जाएगा अदरक चाचा। उस जमीन की नींव हिलाने जाएगा डोगा, जहां दुश्मनों के पांव पड़े हैं। डोगा सरहद की मोर्चों पर जाना चाहता है तो जाए, कोई उसे रोकेगा नहीं। लेकिन वो वहां जाए उससे पहले मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? फ्रंट पेज पर पढ़ी इस खबर को छप पढ़ो। नवभारत टाइम्स। शहीद कैप्टन अमरेंद्र सिंह की शव यात्रा आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ। उनकी विधवा, दोनों बच्चों और मां को उनकी शहादत का गम नहीं। हाँ सूरज, हाँ, कैप्टन अमरेंद्र सिंह तो शहीद हो गया, मगर अपने पीछे जिन्हें अकेला छोड़ गया है उनकी रक्षा यहाँ कौन करेगा? सूरज, अगर डोगा भी मोर्चे पर चला गया तो फिर यहाँ का मोर्चा कौन संभालेगा? बाहर के दुश्मन तो दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें सैनिक चाहे अपनी जान पर खेल कर ही सही, पर खदेड़ भगाएंगे। लेकिन घर के दुश्मन, जो दीमक बन के समाज के दरों दरवाजे पर लगे हैं, उन्हें कौन खत्म करेगा? डोगा के लिए शहर का हर मोहल्ला, मोहल्ले की हर गली, गली का चप्पा चप्पा एक फ्रंट यानी मोर्चे की तरह है। अगर डोगा ने ये मोर्चा छोड़ा तो यहाँ भी तो दुश्मन किसी का घर उजाड़ेंगे, किसी की हत्या करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे। बस मुझे यही कहना था। मैं समझ गया अदरक चाचा, और ये भी समझ गया कि किसी इंसान के लिए गुरु का क्या महत्व है। वो गुरु ही होता है
जो कठिन क्षणों में अपने शिष्यों को सही राह दिखाता है। शिष्य चाहे अपनी उम्र वो अपने गुरु में बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, उसे गुरु की उंगली की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त मुझे भी एक चीज़ की ज़बरदस्त ज़रूरत महसूस हो रही है, और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे इस घर में चोरों की तरह ही घुसना पड़ रहा है। अरे कौन है, कौन है वहाँ? कहाँ गया? शायद मेरी आवाज़ से घबरा कर भाग गया। लेकिन मुझे अंदर माँ जी को सतर्क करना होगा। पता नहीं कौन था, शायद चोर हो। और तब, जाओ अपनी जगह पे जाओ बहादुर। चोर इस घर से अब कौन सी कीमती चीज़ लेकर जाएगा? वो देखो, देख रहे हो ना, मेरा कोहिनूर बेटा। तो जिसे जाना था वो चला गया। अब इस घर में कौन सा कीमती सामान नहीं है। एक अनमोल चीज़ है माँ जी, और चोरों की तरह आकर डोगा उसे ही लेने आया है। और वो चीज़ है इस वीर सैनी के पाँवों की धूल। चूम लेगा डोगा आज उन कदमों को जो युद्ध क्षेत्र में हर समय आगे ही बढ़े, पीछा रहना भी पड़ा तो प्राण छोड़कर। ये ये जो मेरे सामने खामोशी से पड़ा है, ये सिर्फ एक सौ नहीं है माँ जी। मेरे लिए, डोगा के लिए सिर्फ सौ नहीं है। डोगा के लिए ये एक प्रेरणा है। इसके कदमों को छूकर मैंने उस युद्ध भूमि को नमन किया है जिसने इसे एक सच्चा सिपाही बनाया, विजय का बुलंद हौसला देकर इसे आगे बढ़ाया। इसके कदमों पर अपना माथा टेक कर मैंने तेरे इस वीर बेटे से उसकी वही हिम्मत, वही बहादुरी और वही हौसला लिया है। क्योंकि ऐसे ही हिम्मत, ऐसे ही बहादुरी और ऐसे ही हौसले की ज़रूरत है डोगा को भी। और फ़क्र है मुझे तुझ पर भी माँ, फ़क्र है जिसने कैप्टन अमरेंद्र जैसा लाल पैदा किया और जिसे खोकर भी तेरी आंखें दूसरी माँओं की तरह फूट फूट कर नहीं रोई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अच्छा माँ जी, अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं डोगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। बुरी तरह से चौंका उस वक्त डोगा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? इस पिस्तौल का मुझे वापस नहीं। आवेश से भरा चीख उठा लड़का। पिस्तौल वापस नहीं दूंगा डोगा। जान की खैर चाहते हो तो अपने सारे हथियार मुझे दे दो और अपना सारा गोला बारूद मेरे स्कूल में बैग में भर दो। विजय, ये क्या पागलपन है? डोगा की पिस्तौल उसे वापस कर दो। नहीं माँ, नहीं। मुझे डोगा के सारे हथियार चाहिए, जिन्हें लेकर मैं वहीं जाऊंगा जहां से पापा ऐसी हालत में वापस आए हैं। जल्दी करो डोगा, हथियार मुझे दे दो। दुश्मनों के हाथ काट फेंकने के लिए मेरे हाथ बेचैन हो रहे हैं। खून खौल रहा है उसका खून बहाने के लिए। पापा को फूलों की नहीं, दुश्मनों के खून की श्रद्धांजलि दूंगा मैं। सोच क्या रहे हो डोगा, सोच क्या रहे हो? अपने पापा को फूलों की जगह दुश्मनों के खून की श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस स्कूल बैग में गोला बारूद नहीं, ये किताबें भरो जो तुम्हारे अंदर शिक्षा व ज्ञान की इतनी भव्य ज्योति जलाएगी जिसकी चमक के आगे दुश्मन बिना किसी प्रतिवाद के ही घुटने टेक देगा। ये पिस्टल नहीं बेटे, किताबें और उच्च शिक्षा तुम्हें तुम्हारे पापा जैसा वो सैनिक बनाएगी जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। तुम्हें ऐसा ही संकल्प करना है बेटे, और वही संकल्प तुम्हारे पापा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ऐसा ही करूँगा डोगा, ऐसा ही करूँगा। अगली शाम। अरे चीता तुम, अचानक आओ। गंभीर था चीता। सूरज, मुझे डोगा से मिलना है। कब और कहाँ मिल सकता है वो मुझे? जल्द ही उस गटर में। चीता, डोगा से क्यों मिलना चाहते थे तुम? क्योंकि इस काम को मेरी निगाह में डोगा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। डोगा की पेशानी पर पड़े बल को देखते हुए चीता ने उस नक्शे को डोगा की आंखों के सामने खोला। ये उस पूरी जगह का नक्शा है डोगा, जहां हमारे सैनिक इस वक्त अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। इन्हीं में से एक जगह है तोलोलिंग घाटी, जहां हमारे सैनिकों ने अपनी जांबाजी व वार टेक्निक का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। विजय तो प्राप्त कर ली गई डोगा, लेकिन वहां से पकड़े 2 घुसपैठियों के पास से सैनिकों को गैस मास्क मिले हैं। जब उनसे सख्ती के साथ उन गैस मास्कों के विषय में पूछताछ की गई तो ये जबरदस्त रहस्य पता चला कि तोलोलिंग घाटी में कहीं पर उन्होंने एक जैविक रासायनिक बम युक्त बारूदी सुरंग बिछाई है जो हल्के से दबाव से भी भयंकर विस्फोट करती फट जाएगी, और इसके फटने का अर्थ 200 वर्ग मील तक के क्षेत्र का निर्जन होना होगा। आसपास तैनात सभी सैनिकों की मौत ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसे किंग कोबरा के काटने पर किसी व्यक्ति की होती है।
तुम मुझसे क्या चाहते हो चीता? फिलहाल उस हिस्से को किसी भी इंसान के आवागमन के लिए सील कर दिया गया है, लेकिन परेशानी ये है कि जानवरों को कैसे रोका जाए। अगर कोई जानवर उस सेंसिटिव जगह से गुजरा भी तो भी मौत का वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जिसका शिकार भारतीय सैनिक हुई होंगे, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने अभी तक सभी घुसपैठियों को वहां से खदेड़ दिया है। पर उन जगहों को वॉच करने के लिए सैनिकों को वहीं पर चौकियां बनाकर रुकना जरूरी है। इधर उन दोनों घुसपैठियों ने ब्लेड से अपनी नसें काटकर आत्महत्या कर ली है। इसीलिए हमें यह भी नहीं पता कि वो जैविक रासायनिक बारूदी सुरंग कहाँ पर प्लांट की गई है। डोगा, इस प्रकार की बारूदी सुरंग को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शख्स ढूंढकर उसे डिफ्यूज कर सकता है, और उस शख्स को इस बम को डिफ्यूज करने के लिए तैयार करने का काम मुझे सौंपा गया है। और वो शख्स इस वक्त जेल में है, जेल में भी ऐसी जगह पर जहां पर विदाउट परमिशन हवा को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत यहीं पर है डोगा। मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह उस आदमी को जेल से निकालकर मेरे सामने पहुंचा दो। लेकिन तुम्हें ही ये काम क्यों सौंपा गया है चीता? इसका कारण है विश्वास। पूरी मुंबई पुलिस को यह पता है कि भयंकर रूप से जिद्दी उस आदमी से ये काम अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। इसके पीछे भी एक कहानी है डोगा। ठहरो, मैं बहुत संक्षेप में तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न बाकी न कुलबुलाता रहे। ये मेरे रेजिग्नेशन से 3 साल पहले की बात है डोगा। उस दिन बहुत सवेरे एक आदमी मेरे घर आया। मुझे इंस्पेक्टर चीता से फौरन मिलना है। आपको उनसे थाने में मिलना चाहिए। कौन है मोनिका? अंदर आने दो। ओके भैया। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही इंस्पेक्टर चीता है जिस पर पूरे शहर को फक्र है। आप हैं कौन? मेरा नाम वासुदेव है। तुम मुझे वासु कह सकते हो। मुझसे यहाँ आकर मिलने की बेताबी क्यों हुई? उस व्यक्ति का चरित्र मुझे संदेह में डाल रहा था। मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान दोगे चीता तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का फौरन जवाब मिल जाएगा। हो गॉड, ये तो खून से लथपथ हैं। मेरी आंखें खून देखकर जैसे फटने को हो गई, लेकिन वो अजीब हिंसक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, मैंने 6 आदमियों को इस ब्लेड से उनकी गर्दन की श्वास नलियां काटकर मार डाला है चीता। ओ नो, उफ! मैंने उसे पकड़ने या रिवॉल्वर से फौरन ही कवर करने की कोशिश नहीं की। मैं भौचक्का खड़ा था। पर तुमने ऐसा किया क्यों? कौन है वे लोग? वो 6 गद्दार थे चीता। मैंने एक जैमर डिवाइस बनाया था जिसके जरिए किसी भी जैविक या रासायनिक बम को फौरन जाम किया जा सकता था। यानी भले ही उस बम को दाग दिया गया हो, लेकिन अगर वो मेरे जैमर डिवाइस के रेंज से होकर गुजरता तो वो फटता नहीं। अपनी इसी कामयाबी के विषय में मैंने एक भूल की, या कहूँ कि सफलता की उत्तेजना में मैंने अपने उन्हीं 6 साथियों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरा वो डिवाइस और फार्मूला चुरा लिया। अगले दिन मुझे तब पता चला जब वो मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर मेरे हाथ क्लोरोफॉर्म स्प्रे बॉटल लग गई, जिससे मैंने पहले उन्हें बेहोश किया, फिर उन्हें ख़त्म कर दिया। ओह गॉड, पर तुम्हें उन्हें ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? तुम उन्हें बेहोश करके मेरे पास क्यों नहीं आए? उससे क्या फ़ायदा होता? वो लोग मुकर जाते कि मैंने ऐसा कोई फार्मूला या डिवाइस तैयार किया है। उनमें से एक CIA के लिए काम कर रहा था चीता। मुझे लगा कि अगर मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उसका लाभ भी दुश्मन को होने वाला था। बस मुझे यही सूझा कि अगर मैं उन्हें ख़त्म ही कर दूं तो भले ही मुझे मेरा फार्मूला व डिवाइस ना मिले जो उन लोगों के पास था, लेकिन कम से कम वो CIA के हाथों में तो नहीं पहुंचेगी। बस यही सोचकर मैंने उनके गले काट डाले। मैं जानता हूँ चीता कि मैंने जो अपराध किया है उसकी कानून में सज़ा सिर्फ मौत है, मगर मैं मरना नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि कितना विचित्र संयोग है कि इन हत्याओं से थोड़ी देर पहले ही मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को जन्म दिया है, और उसे जन्म देते ही वो खुद भी जिंदा नहीं बची। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी, बिल्कुल बेसहारा, क्योंकि मैं ही खुद भी एक अनाथ हूँ। ये बेरहम समाज उसे क्या क्या बना देगा, ये सोचकर मुझे झुरझुरी आ जाती है चीता। इसलिए इंस्पेक्टर, इसीलिए मैं जीना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने अभी तक अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखा। मुझे मेरी बच्ची ला दो इंस्पेक्टर, और मुझे यहाँ से इस शहर से बाहर निकाल दो। मैं जानता हूँ कि ये केस तुम्हारे पास ही पहुँचेगा। अगर मैं तुम्हारे पास ना आता तो तुम हथकड़ियाँ लेकर जरूर मेरे पास आ जाते। अब मैं चाहता हूँ कि यह केस तुम्हारे पास पहुँचे तो सही, लेकिन कभी सॉल्व ना हो। सोच क्या रहे हो इंस्पेक्टर चीता? मैंने जो कुछ भी किया है वो एक नागरिक का फ़र्ज समझकर इस देश की भलाई के लिए किया है। अब जो कुछ करना है वो एक बाप का फ़र्ज समझकर अपनी औलाद के लिए करना चाहता हूँ।
कानून नहीं मुझे बख्शेगा चीता, लेकिन तुम बख्श सकते हो मुझे। मेरी बेटी की ज़िंदगी तुम मुझे बख्श सकते हो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ चीता। मुझे चाहे भीख में ही सही वो दे दो जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। जबरदस्त असमंजस में खड़ा था मैं। वो मुझे मेरे फ़र्ज से गद्दारी करने की बात कह रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? फ़र्ज से गद्दारी तो खुद मेरे लिए भी फांसी के फंदे के समान ही थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं चीख पड़ा, नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता तो तुम मुझसे मांग रहे हो। चीता, ये क्या कह रहे हो? मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया था। मिस्टर वासुदेव, तुमने जो देश के लिए सोचा था वो महान था, लेकिन जो किया वो गुनाह है। तुमने एक ऐसी कल्पना को फौरन ही साकार होते देख लिया जो शायद साकार भी ना होती। क्या पता वो लोग पुलिस के आगे टूटकर अपना अपराध कबूल कर लेते। तुमने उनकी मामूली सी चोरी की सज़ा को मौत की सज़ा में तब्दील कर दिया। नहीं नहीं मिस्टर वासुदेव, मैं तुम्हें इस गुनाह की सज़ा से सिर्फ इसलिए नहीं बचा सकता कि तुम्हारी नवजात बच्ची अनाथ या बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि इस समाज में होने वाले 40% अपराधों के पीछे कोई ना कोई ऐसी ही भावनात्मक कहानी होती है। वाह, बहुत खूब। यूँ तो हर कोई आकर मुझे किसी न किसी अनाथ या बेसहारा हो जाने की बात कहेगा। अगर मैं यूँ सबको कानून से बचाता रहा तो कानून एक मजाक बनकर रह जाएगा। सॉरी मिस्टर वासुदेव, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हारा ऐसा कहना मेरे उस विश्वास के साथ धोखा है जो मैंने तुम पर किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ गिरफ्तार होने नहीं आया था चीता। तुम मुझे इस शहर से मत निकालो। मैं खुद ही ये कोशिश कर लूंगा। अपनी बच्ची के भविष्य के लिए 7वां खून भी कर लूंगा। उफ, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कहता हूँ चाकू फेंक दो। फेंक दूंगा चीता, पर तुम्हारा खून करने के बाद। तभी जैसे बिजली सी क्रांति। मैं भी सब कुछ सुन चुकी हूँ भैया। मुझे आपके निर्णय पर नाज है। इसे फौरन बांध दे भैया, वरना होश में आने पर यह और भी खतरनाक साबित होगा। मैंने उसे जकड़ कर डाल दिया, और फिर जब लॉकअप में उसे होश आया तो तुमने मेरे विश्वास को छला है इंस्पेक्टर, और ये उन 6 हत्याओं से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खुद को उसका अपराधी भी मान रहा था मैं। क्या सचमुच उसके विश्वास को मैंने छला था? ये बात तो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था। अब मुझे उस पर अमल करना था। इनमें से वासुदेव की बेटी कौन सी है? 5 नंबर के इंक्यूबेटर वाली। इस घटना को 4 साल बीत गए। फिर उस दिन सुबह मोनिका भी वहां नहीं थी। उठो। कौन? तुम? वासु? शुक्र है मेरी शक्ल नहीं भूले तुम, वरना मैं तो सोच रहा था कि 4 साल में तुम्हें मुझे भूल ही गए होगे। वासु के चेहरे पर अपने प्रति प्रतिशोध व नफरत की ज्वाला भड़कती देख रहा था मैं। तुम्हें तो आजीवन कारावास की सजा मिली थी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ओह, समझा, जेल तोड़कर। हाँ, 4 साल तक सजा नहीं, यातना भुगती है मैंने। जिंदा रहा तो सिर्फ इसलिए कि एक ना एक दिन तुम्हें खत्म करना है, और आज वो वक्त आ गया है चिता। मेरी नवजात बच्ची को तूने जरूर किसी अनाथाश्रम में भर्ती करा दिया होगा। उफ वासु, मेरी बात सुनो। मेरे जीते जी तूने उसे लवारिस बना दिया कमीने। आज तेरी आत्मा को मैं लवारिस बना दूंगा। धाय। उफ, पागल मत बनो वासु। मैं तुम्हारी बच्ची आज के बाद इंस्पेक्टर चीता का सिर्फ नाम रह जाएगा, क्योंकि उसके वजूद को मेरी गोली चाट जाएगी। अरे, ये ये तस्वीरें ये तस्वीर तो मेरी बच्ची की है, खुद मेरी तस्वीर के साथ। कहाँ है मेरी बच्ची? उसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे में क्यों रख रखी है? और ये स्कूल के ड्रेस वाली बच्ची कौन है? ये तुम्हारी ही बच्ची है वासु। इसका नाम मैंने पिंकी रखा है, पिंकी वासुदेव। इस वक्त ये मुंबई के सबसे बड़े स्कूल के हॉस्टल में है। उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे जेल जाने के बाद अपना फर्ज समझकर मैंने उठाई है वासु। नहीं, और और मैं तुम्हें ही जान से मारने पहुंच गया। उफ, ये मैंने क्या किया? रो मत वासु। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि जब तुम सजा काट कर बाहर निकलोगे तब मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंप कर तुम्हें हैरान कर दूंगा। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो चीता। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। हमारा शख्स सही निकला, पकड़ लो इसे। सब इंस्पेक्टर खोपड़, तुम यहाँ? सर, जैसे ही मुझे इसके फरार होने की खबर मिली, मुझे लगा कि ये सीधा आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपसे बड़ा इसका कोई दुश्मन इस वक्त हो ही नहीं सकता। बस मैं यहाँ चला आया और मेरा शक ठीक निकला। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब मैं इसे वापस वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ से ये भागा है। मुझे छोड़ दो चीता। इन्हें कहो कि एक बार मुझे अपनी बेटी छोड़ो, छोड़ो मुझे। कानून के आगे चीता की जुबान बेबस है वासु। बस, बस डोगा,
यही कहानी है वासु और मेरे संबंधों की। चीता ने एक गहरी सांस लेकर डोगा से कहा। उसके बाद मैं उससे कई बार जेल में मिला, उसे उसकी बेटी की हर साल उतारी नई तस्वीरें दिखाई। वो इसी कारण खुद को मेरा कर्जदार मानता है। उसके शब्दों में मेरे एहसानों का बदला वो कभी नहीं उतार सकता। लेकिन जब तुम्हें यह काम सौंपा गया है तो फिर तुम्हें वासुदेव को जेल से आज़ाद कराने की अथॉरिटी पावर क्यों नहीं दी गई? कानून ने मुझे उसे आपराधिक तरीका अपनाकर भगाने की अनुमति दी है। यानी सबको यही लगेगा कि वासुदेव एक बार फिर जेल तोड़कर भाग गया है। अगर ऐसा ना करके मैं उसे सीधे सीधे जेल से निकाल कर ले आऊं तो कानूनन कई अड़चनें उठ खड़ी होंगी और उसके बाद उसे वापस जेल पहुंचाना भी मेरे जिम्मे है। तो तुम उसे जेल से निकालने की कोई तरकीब नहीं सोच पा रहे, है ना? वो तो बहुत आसान है। मैं उसे एक ऐसी मेडिसिन देता जिससे उसके ब्लड में क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती, जिसके कारण उसे फ़ौरन दिल का दौरा पड़ता। उसे जेल के अस्पताल में ले जाया जाता, मगर उसकी हालत ज़्यादा सीरियस होने के कारण उसे किसी दूसरे अस्पताल भेजना ही पड़ता। वहाँ से उसे भगाना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन इन सब में वक्त लगता डोगा, और वक्त ही मेरे पास नहीं है। दूसरा खतरा ये भी है कि जेल में जब मैंने वासु को इस मिशन के विषय में बताया तो उसने पहले अपनी बेटी से मिलने की शर्त रख दी। ओह, मुझे डर है कि काम पूरा होने से पहले ही कहीं वो भागने की कोशिश न करे, और मैं उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता। डोगा, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिस पर केवल तुम काम कर सकते हो। बोलो डोगा, तुम मेरे लिए वासु को जेल से निकालोगे या नहीं? तुम्हारे लिए नहीं चीता, ये काम तो मुझे देश के लिए करना ही होगा। तो फिर सुनो, एक महान काम को अंजाम देने के लिए दोनों एक आपराधिक काम की योजना का ताना बाना बुनने लगे थे। अगली उस रात, उस समय जब जेल और उसके आसपास के क्षेत्र शांति में डूबे होते हैं और जेल से निकासी के उस एकमात्र विशाल फाटक के अंदर की तरफ दो संतरी हर वक्त पहरे पर अलर्ट होते हैं। यार फूल सिंह, जब से ये क्लोज सर्किट टीवी यहाँ लगा है तब से ड्यूटी पर थोड़ा आराम हो गया है। पहले मुझे इस फाटक के बाहर की तरफ रहकर बोर होना पड़ता था, पर अब ये काम बाहर लगा कैमरा कर देता है। हमें सिर्फ टीवी पर नज़र रखनी होती है कि कौन आया, फाटक खोलना है या नहीं। दयालचंद, वो देख, ये तो, हाँ हाँ, ये तो डोगा है। इस जेल की एक कोठरी न जाने कब से डोगा के लिए खाली है। आज ये खुद ही आ गया वहाँ जाने के लिए। पर ये फाटक के बाहर क्या कर रहा है? इसके हाथ में क्या है? बेवकूफ़ो, ये बम है जिन्हें मैंने फाटक पर लगा दिया है। अगर मेरे 3 गिनने तक ये फाटक ना खुला तो मैं इसके पतीले में आग लगाकर इस फाटक को उड़ा दूंगा। 1, 2। क्या करें, ये तो सचमुच फाटक को उड़ा देगा। मैं जेलर साहब को इन्फॉर्म करता हूँ तो फाटक खोल दे। डोगा अंदर खुद आना चाहता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? 3, ठहरो, मैं फाटक खोल रहा हूँ। आओ डोगा, तुम्हारा जेल में स्वागत है। हैं? स्वागत? डोगा, मुझे खुशी है कि तुमने इस आत्मसमर्पण कर दिया और खुद ही जेल चले आए। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस जेल का जेलर हूँ। यहाँ तक खुद को सॉल में छिपा कर आना पड़ा। जेलर, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इस सॉल उतार दूँ? कमबख्त बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, उतार दो, क्योंकि अब तो वैसे भी तुम्हें जेल की वर्दी पहननी है। डोगा ने साल उतारी तो सबको जैसे सांप सूंघ गया। नानी तो फौरन ही मर गई। जेलर साहब, तुम्हारे संतरियों ने कभी बम नहीं देखे ना? इन्हें बता दो कि मेरे शरीर के चप्पे चप्पे पर जो बंधा है वो RDX है, जो कि एक ज़बरदस्त विस्फोटक होता है। और इस वक्त RDX की इतनी मात्रा मेरे जिस्म पर मौजूद है कि अगर ये फटा तो सबके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। जेल में मौजूद ना कोई संतरी बचेगा और ना ही खाने वाला संतरा। ये सारा RDX मेरे हाथ में थमे रिमोट से कनेक्टेड है, जिसका बटन दबा हुआ है। अगर मेरी उंगली बटन से हट गई तो मुझ सहित यहाँ होने वाली एक भी मौत का जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर अपराधी ही मरेंगे। जेलर ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रख ली। गुड, ये तुमने अक्लमंदी का काम किया है जेलर। अब अपने आदमियों को ये भी समझा दो कि कोई भी किसी भी किस्म की होशियारी दिखाने की कोशिश ना करे। जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अपने हथियार फेंक दो। मुझे वासुदेव चाहिए जेलर, वही वासुदेव जो तुम्हारी जेल की बैरक नंबर 2 की काल कोठरी नंबर 10 में बंद है, और जहां हवा को भी बिना इजाज़त प्रवेश की इजाज़त नहीं। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम अपराधियों के कट्टर शत्रु हो।
एक खतरनाक अपराधी को जेल से भगाने के पीछे तुम्हारा ऐसा कौन सा मकसद हल हो रहा है डोगा? ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं। जल्दी करो जेलर, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करूं तो तुम्हें पछताने और तुम्हारे किसी आदमी को अपने भगवान तक को याद कर पाने का वक्त भी नहीं मिलेगा, और मौत तुम सबकी जिंदगियों पर विराजमान हो जाएगी सिर्फ 10 मिनट बाद ही। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों छुड़ाना चाहते हो? मुझे डोगा कहते हैं। बाकी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। सचमुच तुमने सबको हथियार रहते निहत्था कर दिया। मुझे भगाने की अद्भुत योजना बनाई है तुमने, पर अपनी जान पर खेलकर। जानलेवा काम जान पर खेले बिना पूरे होते भी नहीं। डोगा, हमें भी छुड़ा दो। डोगा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बुरा ना हो ये काम इसलिए कर रहा हूं जेलर। ठीक उसी पल हेलीकॉप्टर गड़गड़ा उठा। गड़गड़ 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 गड़गड़। डोगा वासुदेव के साथ जेल की छत पर पहुंचा और चलो जल्दी करो, ऊपर चढ़ो। ये तो सेना का हेलीकॉप्टर है। मैं समझ गया तुम्हें किसने भेजा है। तुम्हारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि मैं अपनी शर्त पूरे हुए बिना चीखता रहा वासु। लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज़ दम तोड़ती रही। इधर हेलीकॉप्टर के छत से उठ ही जेलर जब छत पर पहुंचा तो उसे मिला वह रिमोट। ओह, ये तो वही रिमोट है जो डोगा के हाथ में थमा था। पर डोगा तो कह रहा था कि इसके बटन छूटते उसके शरीर पर लिपटा आरडीएक्स फट जाएगा। और ये क्या? ये तो बीपीएल टीवी का रिमोट है। धोखा, हम धोखा खा गए डोगा से। इधर सवेरे कैप्टन अमरेंद्र की शव यात्रा आरंभ हुई। शहीद कैप्टन अमरेंद्र सिंह अमर रहें, अमर रहें। शहीद कैप्टन अमरेंद्र सिंह अमर रहें, अमर रहें। जबकि इधर डोगा की वासुदेव के साथ वह यात्रा खत्म हुई। कूदो वासुदेव, हमारी मंजिल आ गई है। पर सावधान, यहां से तुम काम पूरा हुए बिना भागने की कोशिश मत करना। जल्दी ही। डोगा, मैं बलवंत सिंह, मुझे तुम्हारे आने की खबर मिल चुकी है। ओह, ये खबर चीता के जरिए पहुंची होगी। मैं तुम्हें उस एरिया में पहुंचा दूंगा जहां खतरा किसी भी वक्त मुंह फाड़ सकता है। डोगा, यहां से खतरे का क्षेत्र शुरू हो जाता है। कोई अंदर न जाने पाए, इसीलिए हमने इस क्षेत्र को घेर रखा है। जबकि मौत किसी भी वक्त अपना जबड़ा फाड़ सकती है। देखा वासुदेव, तुम जिंदगी के लिए तड़प रहे हो ताकि अपनी एक बच्ची के साथ सुखपूर्वक रह सको, और ये लोग ऐसी दहलीज पर यह बात जानते मुझते भी खड़े हैं कि मौत किसी भी वक्त उनकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अगर ये लोग भी अपनी बच्चियों के लिए ये मोर्चा छोड़कर भाग जाएं, तो देश के अंदर दुश्मनों के साए में तुम्हारा रहना भी शायद दूभर हो जाए। सोचो वासु, सोचो कि क्या ये लोग बाप नहीं? क्या इन्हें अपने बच्चों के अनाथ हो जाने का डर नहीं? ये लो, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है। डोगा, उस जैविक बम को तो मैं डिफ्यूज़ कर दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं भागूंगा नहीं, दोबारा जेल ना पहुंचूं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम ऐसी कोई कोशिश करो, पर फिलहाल काम शुरू करो। डोगा, ये माइंस डिटेक्टर यानी बारूदी सुरंग खोजी यंत्र है, जिसे सैनिक जमीन से थोड़ी ही ऊपर रखकर आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी बारूदी सुरंग बिछी होती है, ये यंत्र सिग्नल देने लगता है। लेकिन बारूदी सुरंग के साथ साथ जैविक बम भी प्लांट किया गया है, और ये बम एक पतले कांच के गोले के रूप में होता है जो हल्के से दबाव से भी टूट सकता है। इसीलिए बेहद सावधानी की ज़रूरत है। ये एक माइंस डिटेक्टर तुम पकड़ो, हम अलग अलग दिशाओं में माइंस की खोज करेंगे। डोगा को बम ढूंढने के लिए ऐसे डिटेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती वासु। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, शायद इसलिए ताकि काम पूरा होने के बाद कहीं मैं फरार ना हो जाऊँ। नहीं, मैं माइंस ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, पर मेरा तरीका तुमसे जरा भिन्न होगा। डोगा ने अल्ट्रासोनिक विशल निकाली, जो केवल कुत्ते को ही सुनती थी। ये क्या कर रहे हो डोगा? हुफ हुफ, घर। वो देखो, मैंने जो सीटी बजाई है, ये पहाड़ी कुत्ते उसे सुनकर तुरंत चले आ रहे हैं। वफ वफ, घर। इसकी गंध को अच्छी तरह से सूंघ लो। तुम्हें पंक्तिबद्ध होकर सावधानी से बारूद की गंध सूंघते हुए आगे बढ़ना है, और जहां भी ऐसी गंध मिले वहां से एक पंजा भी आगे नहीं बढ़ाना है, और मुझे सूचित करना है। वफ वफ, घर। पंक्तिबद्ध होकर कुत्ते शिकारियों की तरह शिकार की गंध ढूंढते हुए आगे बढ़ते चले गए। ये क्या? ये कुत्ते तो उसी क्षेत्र में जा रहे हैं डोगा।
इनके दबाव से बारूदी सुरंग फंस सकती है। ये कुत्ते हैं वासु। बम को सूंघने में इंसानों की बनाई मशीन से चूक हो सकती है, पर इनसे नहीं। मैंने इन्हें बारूदी सुरंग ढूंढने का काम सौंपा है। तुमने? पर कैसे? क्या तुमने इनसे बातचीत की है? देखते जाओ, आओ मेरे साथ। मैं अक्सर इंसानी कुत्तों से बातें करता हूँ। कमाल है, कुत्तों से बात करते हुए पहली बार किसी इंसान को देखा है। आगे बढ़ते डोगा के कदम ठिठक गए। ओह, उस तरफ कुत्तों को कोई बारूदी सुरंग मिली है। उफ उफ उफ। डोगा आगे बढ़ा। ग्रर, उफ उफ। हटो, पीछे हटो। ग्रर। मिस्टर वासुदेव, आप इस जगह को अपने माइंस डिटेक्टर से चेक कर लीजिए। अगर यहाँ सचमुच माइंस निकली तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। ओ गॉड, माइंस डिटेक्टर सिग्नल देने लगा। मुझे तो पता था कि ऐसा ही होगा। उफ, यानी कि हमने वो जगह खोज निकाली है जहाँ जैविक बम हो सकता है। लेकिन ये साधारण माइंस भी तो हो सकती है, यह भी पता लग जाएगा। कंप्यूटर से जुड़ा यह कैमरा अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह काम करता है डोगा। लेकिन हमें किसी शरीर का नहीं, जमीन के नीचे का अल्ट्रासाउंड करना है। जैविक बम खतरनाक जीवाणुओं का एक समूह होता है। अगर इसके नीचे जैविक बम हुआ तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें कीड़े गिजगिजाते हुए मिल जाएंगे। ये देखो डोगा, स्क्रीन पर कीड़े गिजगिजा रहे हैं, यानी यहाँ पर दबा है जैविक बम भी। अगर मेरे पास वो जैमर डिवाइस होता डोगा, जिसके कारण मेरी जिंदगी तबाह हुई, तो मुझे इन बमों को जाम या कहूँ कि बेअसर करने में जरा भी समय नहीं लगता। लेकिन जैमर डिवाइस में जिन केमिकल्स का मैंने प्रयोग किया था, उन्हीं की मदद से मैं इस जिंदा जैविक बम को मुर्दा बम में बदलने की कोशिश करूंगा। डोगा, हर रसायन की एक अवधि होती है जिसके बीत जाने पर उसे एक्सपायर्ड यानी इस्तेमाल के लिए बेकार घोषित कर दिया जाता है। जंग लगने पर लोहा भी शक्ति विहीन हो जाता है। वो डिवाइस मैंने इसी सिद्धांत पर तैयार किया था। मेरे केमिकल्स किसी भी रसायन को जंग लगाकर उसे समय से पहले एक्सपायर्ड कर देते हैं। फिर भले ही वो बम फट जाए, मगर उससे तबाही नहीं मचेगी। डोगा, मैंने अपनी कोशिश कर ली। मेरी कोशिश कितनी सफल हुई है इसका पता इस बारूदी सुरंग को फोड़ने से ही लगेगा। अगर पांव रखने पर यह फट गई तो मेरी कोशिश बेकार गई, अन्यथा कामयाब हो गई। इसी के साथ डोगा के जबड़े सख्ती से भींच गए। वासु, अगर ये नाकामयाबी है तो मैं अगली सांस लेने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं खुद इस पर पांव रखने जा रहा हूँ। डोगा के पांव ने थप की आवाज के साथ जमीन को छुआ। थप। लेकिन वासु खुशी से चीख उठा। धमाका नहीं हुआ डोगा, मैं कामयाब हो गया। हाथ मिलाओ वासु, मुबारक हो। सचमुच इस देश की किस्मत खराब है जो तुम्हारे जैसा इंसान देश की कोठरियों में अपनी योग्यता की सांसों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ रहा है, जबकि इन सांसों में ऑक्सीजन का भंडार है। मगर देश का कानून मजबूर है, जो देश चलाने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी इसे तोड़ने की अनुमति नहीं देता। लेकिन मुझे है डोगा, हाँ डोगा, मुझे है। और मैं ये कानून तोड़ने के लिए पिछले 4 साल से इंतजार कर रहा था। आज अवसर मिला है तो छोड़ूंगा नहीं था। आज को मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता डोगा। मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा डोगा। गुड बाय, गुड बाय डोगा, गुड बाय। हा हा हा। आखिरी वक्त पर ऐसा ही बोला जाता है। ये बम हमने इसलिए प्लांट किया था ताकि डरकर भारतीय सैनिक ये इलाका छोड़कर भाग जाएं और फिर हम फिर से इस इलाके पर कब्जा कर लें। भारतीय सैनिकों के पास भागने के वो पांव नहीं हैं जो चूहे के लगे होते हैं हथियारों। वासु, नीचे लेट जाओ, क्योंकि आज इनका सामना उस घुसपैठिए से है जो अपराध की दुनिया में दीमक बनकर लगा है, और उसके जो 2 दांत मुजरिमों को कुतरने का काम करते हैं वो ये है वो पहला दांत जिसका नाम है स्टर्लिंग सब मशीन गन, जिसे जब मैं चलाता हूँ तो अपराध जगत की फसल गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिरने लगती है। आज भी गिरेगी। वासु बैग पर झपटा और डोगा, इस पैकेट में नेप्थलीन व ब्लैक पाउडर का चूरा है जो बेहद ज्वलनशील होता है। इस पर गोली दाग दो, ये दुश्मनों में आग की बारिश कर देगा। वासु द्वारा उछाले गए पैकेट को चीर कर रख दिया था डोगा की उस गोली ने। बूम! उफ! आग! बचाओ! इस घाटी पर पाकिस्तान का झंडा फहराने से तू नहीं रोक सकता डोगा। वो देख, अब तू भी अपनी आंखों से देख कि डोगा उसे कैसे रोकता है, और कैसे रोकती है डोगा की स्नाइपर राइफल, जिसमें मैंने वो गोली भर रखी है जिसे मैंने खुद बनाया है। .30 की गोली से मैंने सुराख करके उसमें पारे की एक बूंद भरी और फिर शीशे से उसे सील कर दिया।
फिर 3 किलोमीटर तक देख सकने की क्षमता वाली टेलीस्कोपिक गन में भरकर जब मैं इसे दागता हूँ ब्लैंग तो ये विस्फोटक की तरह दुश्मन के सिर को धड़ से पूरा ही उड़ा देती है। हा 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 हा। डोगा की उस गोली ने दुश्मनों को बौखला दिया और उफ, डोगा ऊपर दुश्मन है, कोई भी गोली तुम्हें लग सकती है, चट्टानों की ओट ले लो। कौन कहता है, कौन कहता है कि ऊपर दुश्मन है वासु? ऊपर तो मेरा खुदा है जिसका हाथ मेरे सिर पर छतरी बना हुआ है। किस गोली में इतनी ताकत है जो उसे छेद कर मेरे जिस्म में पहुंचेगी? नीचे गोलियां नहीं, मेरी सेमी ऑटोमेटिक राइफल M16 की 223 कैलिबर की गोलियां खाकर दुश्मनों के जिस्म आएंगे, और वो भी मुर्दा होकर, क्योंकि ये गन एक बार में 850 गोलियां बरसाती है। धर 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 धर। अरमान था कि मैं भी जाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों की ईंट से ईंट बजा दूं। किस्मत ने मौका दे दिया और डोगा ये मौका चुकेगा नहीं। अरे दुश्मन के पांव तो क्या, जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा आज डोगा, और जरूरत पड़ी तो अपने जिस्म को बारूद बनाकर दुश्मनों पर गिरेगा डोगा। था। इन सूरत को याद कर लो हत्यारों, पहचान लो इस ध्वज को। इसकी तरफ मुंह करके सांस भी मत लेना, वरना डोगा जहर भर देगा तुम्हारे सांसों में। वंदे मातरम। पीठ पर वायर किया न कायर था। फिर वहां खड़ा न रह सका डोगा और वंदे मातरम। और डोगा, तुम ठीक तो हो ना डोगा? सोच क्या रहा है वासु? ये होश में आ गया तो तुझे जाने नहीं देगा। जा, चला जा वासु, चला जा अपनी बेटी के पास। डोगा को तो भारतीय सैनिक बचा लेंगे, पर तू नहीं बचेगा। जा जा, चला जा वासु, चला जा। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा, तेरे हाथ नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने कहा था ना वासु कि तू भागने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि मुझे तुझे मालूम था कि मैं तेरी हर उस कोशिश को बेकार कर दूंगा। मैंने तुझसे ये भी कहा था कि देश का कानून मजबूर है, जो देश चलाने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इसे तोड़ने की अनुमति नहीं देता। देश का कानून मजबूर हो सकता है, लेकिन डोगा का नहीं। हाँ वासु, चीता ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें फिर से उन्हीं काल कोठरियों का मेहमान बना दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जा, चला जा। हाँ वासु, जा, चला जा अपनी बेटी के पास और जाकर सुखी जीवन बिता। आज डोगा तुझे हमेशा के लिए उस कैद से आज़ाद करता है। डोगा, तुम ये क्या कह रहे हो? सिर्फ वही जो चीता नहीं कह सकता, वही जो सिर्फ डोगा कह सकता है। चला जा वासु, चला जा। तो तुम, मैं छलछला आई वासु की आंखें, और गुड बाय, गुड बाय डोगा, गुड बाय। गोलियों के बड़े बड़े जख्म भी मामूली ही लगते थे डोगा को। पट्टी करा के पहुंच गया मुंबई चीता के पास। तब डोगा, वासु कहाँ है? वासु मारा गया, पहाड़ी से पांव फिसल गया, नीचे खाई में बहते दर्रे में गिरा, लाश तक हाथ नहीं लगी। जाते जाते यही कह रहा था कि गुड बाय डोगा, गुड बाय डोगा। अच्छा, गुड बाय चीता। चीता उसे अपलक जाता देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि डोगा सच कह रहा है या झूठ। और फिर चीता ने इस सच या झूठ को समझने की कोशिश को सिर हिलाकर झटका। शायद डोगा के फैसले के आगे उसने भी सिर झुका लिया। समाप्त।